नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपना चैप्टर चल रहा था दल और दलीय व्यवस्था, इसका पार्ट 2। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है जाके पहले वो देख लीजिए, तब जाके ये चीज समझ में आपको आएगी। हालांकि समझ में तो आएगी बट थोड़ा कम आएगी। अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो 100% गारंटी है आपको चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए, अब यहाँ पे जहां अपना लास्ट जो टॉपिक था वो था 1960 के दशक को इतना खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ते हैं कि पंडित नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना। तो हम जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो उनका उत्तराधिकारी किसको कहते हैं, उनके मरने के बाद जो उनके पद को संभाले उसी को उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है, तो वो तो चले गए। अब उनके बाद जो आया, उनकी मृत्यु के बाद जो आया वो आए थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उनको उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। देखिए, पंडित नेहरू के उत्तराधिकारी श्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री एक समझौता करता, यानी कि सबसे पहले प्रधान थे। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, समझौता करता का मतलब होता है जो चीजों को बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से सुलझा सके। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो कि समझौता करने का काम करवा सके, यानी कि दो कहीं लड़ाई हो रही हो या कुछ और चीजें हो रही हो, उसमें समझौता करा दे, चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर दे, उसे कहते हैं। ऐसी लीडरशिप थी लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, साथ ही साथ मध्यस्थता का मतलब होता है कि लीडरशिप देखना। ठीक है, समन्वयकार का मतलब होता है समानता, यानी कि कोई भेदभाव नहीं, दोनों में समन्वय यानी कि समानता स्थापित कर देना। ठीक है, तो ऐसी लीडरशिप की क्वालिटी थी श्री लाल बहादुर शास्त्री के पास। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। कब दिया? जब लड़ाई हुई थी 1965 में पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम पे जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्योंकि जिस तरीके से जवान सीमा पे अपने देश की हिफाजत कर रहे थे, उसी तरीके से जो किसान है अपने देश में खेती करके अपने सभी लोगों को, देशवासियों का भरण पोषण कर रहे थे। इसी वजह से लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे समझते हैं। शास्त्री जी ने अपनी सूझबूझ से न केवल 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण का सामना किया, बल्कि उसको ही युद्ध में हराया भी। साथ ही साथ सोवियत संघ के प्रयासों से 1966 में, अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया भारत में, भारत में भी अच्छे से आक्रमण किया। पाकिस्तान ने कई सारे हिस्सों पे कब्जा कर लिया भारत के, भारत ने बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा किया। यानी कि अगर देखा जाए, भारत ने जितना पाकिस्तान ने कब्जा किया था उससे डबल भारत ने कर लिया था कब्जा पाकिस्तान में। लेकिन आगे चल के सोवियत संघ ने कहा कि नहीं नहीं, ये चीजें गलत है, आप दोनों अपनी सीमा पर वापस चले जाओ। ठीक है, जो जितना कब्जा किया है वो उतना वापस कर दो। और यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि हो सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री को इसी चीज की थोड़ी सी वो लगी हो और आगे चल के उनकी संदिग्ध मृत्यु हो जाती है। तो अब देखिए क्या हुआ आगे। तो सोवियत संघ के प्रयासों से 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसको ताशकंद समझौता कहते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इस चीज को किया गया था। ठीक है, आगे चल के ताशकंद में ही 1966 में शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। यानी कि अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझौते की वजह से उनको संदिग्ध मृत्यु हुई, यानी कि हार्ट अटैक आया कि क्या आया, और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और इस तरीके से जितना पाकिस्तान ने भारत पे कब्जा किया था वो वापस कर दिया, और भारत ने जितना कब्जा किया था उसे वापस करना पड़ गया। आगे लाल बहादुर शास्त्री जब थे, लाल बहादुर शास्त्री कब बने? 1964 में बने, और 1966 में उनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की उत्तराधिकारी कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी बनी। आगे मोरारजी देसाई के आग्रह पर प्रधानमंत्री पद के लिए कराए गए जनमत विभाजन में अधिकांश कांग्रेसी नेता ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट दिया। यानी कि अगर कहा जाए तो मोरारजी भाई देसाई ने एक मतलब एक अपने में ही एक वोटिंग करवाया, और वोटिंग करवाने में ही इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा वोट मिल गया। ठीक है, ज्यादातर जो कांग्रेसी थे वो इंदिरा गांधी को सिलेक्ट किए, और इंदिरा गांधी इस तरीके से प्रधानमंत्री बन गई। आगे प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने कृषि को बढ़ावा दिया, गरीबी को हटाओ। ठीक है, गरीबी नहीं, गरीब को हटाओ नहीं, सॉरी, गरीबी को हटाओ, गरीब को हटाओ नहीं, गरीबी को हटाओ जैसे कार्यक्रम का घोषणा किया। देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण किया, और 1974 में
पोखरण में ऐतिहासिक परमाणु विस्फोटक किया। और यानी कि कहा जाए 1964 में जब पहला परमाणु बम बनाया गया था भारत का, ठीक है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा रोल था और आगे चल के अपने पास भारत के पास परमाणु बम आ गया। और ये बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत के दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु बम था, एक चीन के पास, दूसरा पाकिस्तान के पास, तो भारत के लिए ये चीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। आगे 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और जिसके कारण बांग्लादेश नाम का एक देश अस्तित्व में आया, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। 1971 में जब लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, उसके वजह से बांग्लादेश एक अस्तित्व में आया था, ठीक है। बहुत ही भयानक लड़ाई हुई थी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता ही रखा है, ठीक है। आगे समझते हैं जब चौथा आम चुनाव हुआ। अब बताइए चौथा आम चुनाव कब हुआ? तो हमें पता है पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा कब होगा? 1957 में होगा, तीसरा कब होगा? 1962 में होगा, चौथा कब होगा? 1967 में होगा। तो इस तरीके से जब चौथा आम चुनाव 1967 में जब चुनाव हुआ, तो उस टाइम पे देखा जाए जिस हिसाब से पहले कांग्रेस को वोट मिल रहा था, उस हिसाब से इसमें वोट नहीं मिला। और अगर मैं बात करूं, टोटल सीट थे 520 और इसमें से 283 ही सीटें कांग्रेस को मिल पाए। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 8 राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ गया और जो हर जगह पे कांग्रेस ही कांग्रेस छाया हुआ था, वो खत्म होते चला गया। और इस तरीके से एक और कांग्रेसवाद की लहर चली, जिसको कहते हैं गैर कांग्रेसवाद, यानी कि जो कांग्रेसवाद को पसंद नहीं करते थे, यानी कांग्रेस को जो पसंद नहीं करते थे, उन्होंने अपना एक और दल बना लिया, जिसको कहते हैं जी गैर कांग्रेसवाद, ठीक है। अभी इस चीज को समझेंगे। तो इस तरीके से कांग्रेस को 283 सीटें ही मिली, 8 राज्यों में चुनाव हार गई और इसी चीज को कहते हैं राजनीतिक भूकंप। यानी कि कहा जाए तो इसमें कांग्रेस को भी समझ नहीं आया कि इतनी कम सीटें इसको क्यों मिली, ठीक है। तो इसलिए इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि राजनीतिक भूकंप की संज्ञा कौन से चुनाव को दी गई है? 1967 के चुनाव को। आगे समझते हैं आखिर ये गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या है। तो देखिए, देश में बिगड़ते माहौल को देखते हुए विपक्षी पार्टियां सक्रिय हो गई, यानी कि शुरू हो गई। और इस तरीके से इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता, यानी कि उनको अनुभव नहीं है इतना ज्यादा राजनीति का, क्योंकि जिस टाइम पे इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री, उस टाइम पे उनको उतना ज्यादा अनुभव नहीं था राजनीति का, ठीक है। तो इसी चीजों का इन्होंने फायदा उठाने के बाद आगे चल के कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लग गया था। किसको लग गया था? जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, उनको ये चीज लगी थी। आगे राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबों के खिलाफ इन्होंने बताया और इसलिए जितनी भी गैर कांग्रेसी दल थी, सभी को एक साथ आना चाहिए ताकि लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। अब देखो, कहने का मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, गैर कांग्रेसवाद आया 1967 में। उन्होंने कहा कि देखो, इंदिरा गांधी इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही हैं, इसमें जो चुनाव हो रहा है ना, इस चुनाव में हम एक काम करते हैं, सारे लोग मिल जाते हैं और मिल जाने के बाद हम इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 8 राज्यों में बेशक हार गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। और गैर कांग्रेसवाद किसने स्टार्ट किया था? राम मनोहर लोहिया ने इस चीज को स्टार्ट किया था। जितने भी कांग्रेस के विपक्ष में जितने भी दल थे, उनको आग्रह किया था कि अब हम सब मिलके लड़ेंगे और कांग्रेस को हराएंगे, इंदिरा गांधी को पद से हटाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंदिरा गांधी ने, बेशक इनको 283 ही सीटें मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार बनी। आगे चल के क्या होता है, ठीक है, आगे चल के 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और विभाजन होने के बाद कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन जाता है, ठीक है। कौन कौन सा? कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन जाता है, ठीक है। कांग्रेस ओ को कहते हैं जी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस आर को कहते हैं कांग्रेस रिक्विजिशन, ठीक है। और कांग्रेस ओ को किसने स्थापित किया था? तो सिंडिकेट ने। और कांग्रेस आर को अगर देखा जाए, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। अब सिंडिकेट क्या है ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पे एक लाइन में मैंने लिख रखा है कि कांग्रेस के भीतर ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और प्रभावशाली नेता थे। इन्हीं का एक समूह था जिसको हम कहते हैं जी सिंडिकेट कहते हैं, ठीक है। और सिंडिकेट याद करो, मैंने इनका सिंबल भी बताया था कि तिरंगे में
एक चरखा है, ये इनका सिंबल था, ठीक है। तो सिंडिकेट का ये सिंबल था। और इंदिरा गांधी का उस टाइम पे क्या सिंबल था, याद कीजिए, कांग्रेस आर का जो सिंबल था गाय और गाय का बछड़ा, ठीक है, ये उनका सिंबल था। आगे समझते हैं दल बदल किसे कहते हैं। तो दल बदल बेसिकली हम कहते हैं जो एक दल को छोड़ के दूसरे दल में चला जाए और दूसरे दल को छोड़ के पहले दल में चला है, यानी कि ये पार्टी चेंज करते रहे, इसी को दल बदल कहते हैं। तो देखिए, दल बदल, कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट पर जीतता है और वो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाता है तो इसे कहते हैं दल बदल। यानी कि जीत तो गया लेकिन इसने क्या किया, दल को बदल लिया, इसे दल बदल कहते हैं। और ये समझने के लिए आपको मैंने बता दिया, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे, गैर कांग्रेसवाद किसको कहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा पीछे, गैर कांग्रेसवाद किसे कहते हैं, यानी कि राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जितने भी जितने भी जो कांग्रेस के विपक्ष में सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं और इंदिरा गांधी को हराते हैं, ठीक है, इसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा गया। राम मनोहर लोहिया ने इसकी शुरुआत की थी। तो कांग्रेस और उसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे। यानी कि अभी हमने ये समझा कि कांग्रेस ओ बन गया और कांग्रेस आर बन गया, तो आखिर इसके कारण क्या थे, किसकी वजह से कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बना। तो देखिए, दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विचारधारा पर कलह। अभी ये दक्षिणपंथी वामपंथी क्या है, बेसिकली दक्षिणपंथी जो वामपंथी जो है, वामपंथी पहले बात कर लेते हैं। वामपंथी जो है जो समानता पे ध्यान देते हैं, ठीक है, इनके हिसाब से कोई धर्म, कोई राष्ट्र, कोई जाति ये नहीं होती है, फिर ठीक है, सभी को समान रहना चाहिए। लेकिन जो दक्षिणपंथी है वो कहते हैं जो कंपटीशन भी होना चाहिए तगड़ा वाला, ठीक है, साथ ही साथ धर्म, जाति, राष्ट्र, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इसको बना के रखा जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। तो कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे जी दक्षिणपंथियों की जो विचारधारा है उसको लेकर साथ में चलो, कुछ कहते थे जी वामपंथी की विचारधारा है उसको साथ लेके चलो। अब कहीं न कहीं दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, तो इस वजह से कांग्रेस का विभाजन होना जरूरी था और विभाजन हो भी गया। तो देखिए, 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को कई राज्य विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ गया था। 1967 की बात हो रही है, चुनाव में 8 विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा था। अतः कांग्रेस के कुछ सदस्यों का यह विचार था कि राज्यों में कांग्रेस को दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कुछ का यह कहना था कि हमें वामपंथी विचारधारा वाले जो दल हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी विचारधाराएं थी। तो कुछ दक्षिणपंथी को मानते थे, कुछ वामपंथी को मानते थे, ठीक है। आगे चल के क्या होता है, दूसरा कारण राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विषय में मतभेद हो जाना। तो यहाँ पे देखिए, कांग्रेस में 1967 में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों को लेकर एक मतभेद हुआ था, ठीक है। यानी कि अगर कहा जाए तो 1967 में मतभेद तो हुआ, लेकिन 1969 में अलग होने का कारण एक राष्ट्रपति विवाद भी था। इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो राष्ट्रपति बन गए थे वो बन गए थे जाकिर हुसैन, ठीक है। कौन बन गया था, जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन बन तो गए थे, लेकिन आगे चल के 1969 में इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि बने कब थे, 1967 में, और इनकी डेथ कब हो जाती है, 1969 में। 1969 में जब इनकी दो साल बाद जब इनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद अब ये हुआ कि जी राष्ट्रपति आखिर बनेगा कौन, ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ पे समझ में आया कि राष्ट्रपति बनेगा कौन, तो संसद की बैठक बैठाई गई। तो उस टाइम पे ये हुआ, ठीक है, कि जगजीवन राम जो है उनको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन आगे चल के पता लगता है कि जो सिंडिकेट थे, यानी कि कांग्रेस ओ वालों ने ये कहा कि नहीं, मुझे इनको नहीं बनाना है, मुझे नीलम संजीव रेड्डी को बनाना है। किसको बनाना है, नीलम संजीव रेड्डी को। तो अब इंदिरा गांधी को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन आगे चल के इंदिरा गांधी ने अपना एक जो कैंडिडेट है उसको खड़ा कर दिया, जिसको कहते हैं बीबी गिरी, और बीबी गिरी इस चुनाव में जीत जाते हैं। और इस तरीके से जो सिंडिकेट बिल्कुल ही विरोध हो जाते थे, किसके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ। और फिर क्या होता है, पार्टियों का विभाजन हो जाता है। समझ में आ रही चीजें। इंदिरा गांधी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, यहाँ पे सिंडिकेट किसी और को चाहते थे। अब इन्हीं की विचारधारा आपस में मिली नहीं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं विभाजन हुआ। आगे समझते हैं। तो यही है, जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति स्टार्टिंग में ही बता दिया गया, पद पर बनाना चाहती थी, और जो के कामराज थे या फिर जो अदर कांग्रेसी थे इनके विरोध में थे, ठीक है। आगे समझते हैं।
अभी जो मैंने स्टोरी आपकी बताई ना, ये दोनों अलग अलग करके, वो भी आप चीजें लिख सकते हो, इसमें पूरा का पूरा है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप ये 3 लाइन भी लिख सकते हो। आगे, युवा तुर्क और सिंडिकेट के बीच में कलह। अब आपको पता है कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, तो इसमें युवा तुर्क, सिंडिकेट, बहुत सारी पार्टियां भी शामिल थी। तो देखिए 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का एक प्रमुख कारण ये भी था कि जो युवा तुर्क था और जो सिंडिकेट था, इनकी बातें आपस में बनती नहीं थी। आप कहोगे सर युवा तुर्क क्या है? तो एक तरीके से युवा तुर्क वो संगठन था जिसमें चंद्रशेखर, ठीक है, चरणजीत यादव, ठीक है, मोहन धरिया, कृष्णकांत और आर के सिन्हा, ये शामिल थे। किसमें? युवा तुर्क में। और सिंडिकेट में कौन कौन शामिल था? के कामराज, ठीक है, एस के पाटिल, अतुल्य घोष और निजली गप्पा, ये सारे लोग शामिल थे। और इनके बीच क्या चल रहा था? कलह। कलह का मतलब होता है एक तरीके से अनबन, लड़ाई झगड़ा। किसके बीच में? युवा तुर्क के बीच में और सिंडिकेट के बीच में। आगे क्या होता है? जहां युवा तुर्क बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त करने के पक्ष में थी। अब कहोगे राष्ट्रीयकरण को होने का मतलब क्या होता है? यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है, यानी कि एकाधिकार कर लिया। और वहीं पे देखा जाए तो राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। अब प्रिवी पर्स क्या होता है? प्रिवी पर्स बेसिकली ब्रिटिश सरकार ने इसको स्टार्ट किया था कि जो जितना बड़ा राजा रहेगा उसका पॉकेट मनी हम देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ब्रिटिश सरकार पॉकेट मनी देते थे उनको, ठीक है। जो जितना बड़ा राजा होता था उसको उतना ही पॉकेट मनी मिलता था, जो जितना ही छोटा था उसको उतना ही कम मिलता था। लेकिन आगे चल के जब अपना देश आजाद हो गया तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को हटाने की बात रखी। और जाहिर सी बात है युवा तुर्क भी ये चाहते थे कि भाई कहीं ना कहीं जो प्रिवी पर्स उसको समाप्त करो। क्यों? क्योंकि राजा को पैसे की क्या जरूरत है? ऐसा तो आम जनता के लिए चाहिए ना, जो गरीब लोग हैं उनके लिए चाहिए ना, राजा को क्या जरूरत है? तो इस वजह से युवा तुर्क इसको समाप्त करना चाहते थे। लेकिन यहीं पे जो सिंडिकेट थे, सिंडिकेटों ने इस चीज का विरोध किया था। आगे, मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस ले लेना। वित्त विभाग यानी कि पैसे संबंधित जो विभाग होता है उसको वापस ले लेना। यानी कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक अन्य कारण प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस ले लेना। और इसकी वजह से जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री की जो कार्रवाई थी, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो उनके साथ ऐसा किया था, उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध जताया। और इस तरीके से पार्टी अलग हुई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी। इसके अलावा और भी कारण है जिसका आप अपने आप से भी दे सकते हो। तो देखिए सिंडिकेट जो थी, सिंडिकेट को ये आरोप लगाया गया था कि वो दक्षिण पंथियों के साथ गुप्त समझौता कर रहे हैं। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी के भी इन्होंने यानी कि सिंडिकेटों ने मिलकर आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी साम्यवादियों के साथ है, यानी कि ऐसा आरोप लगाया गया था, ठीक है। यानी कि आपस में एक दूसरे को आरोप लगाया जा रहा था। इसके साथ साथ सिंडिकेट द्वारा इंदिरा गांधी को पद से हटाने का प्रयास किया जा रहा था। और इस वजह से इंदिरा गांधी ने कहा कि जी ऐसी बात है तो हम पार्टी को अलग कर लेते हैं, कांग्रेस ओ बन जाएगा और कांग्रेस आर बन जाएगा। तो इस तरीके से चीजें अलग हो गई, ठीक है। समझ में आ गया कि कारण क्या क्या थे। अब हम समझते हैं आगे समझते हैं 1971 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें कौन कौन सी बातें शामिल हुई। तो आप सबको पता है कि 1967 में कौन जीता? तो इंदिरा गांधी जीती थी। अब समझते हैं 1971 में क्या हुआ। तो 1971 के चुनाव परिणामों के 1971 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की जब घोषणा की गई तो श्रीमती इंदिरा गांधी को लोगों का अभूतपूर्व समर्थन मिला था, यानी कि बहुत ज्यादा समर्थन मिला था। और इस तरीके से श्रीमती गांधी पार्टी को लोकसभा की 518 सीटों में से 352 सीटें मिली थी। यानी कि अगर देखा जाए तो जहां पहले इनको 283 सीटें मिली थी किसमें? 1967 में, वहीं अब 1971 में 352 सीटें मिली थी, ठीक है। तो कांग्रेस वो जो आर था उसको 352, क्योंकि इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? इंदिरा गांधी कर रही थी। और यहीं पे कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट वाली पार्टी थी उनको 16 सीटें मिली। सीपीआई को कितनी सीटें मिली? 23 सीटें मिली। सीपीआईएम जो मार्क्सवादी पार्टी थी उसको 25 सीटें मिली। जनसंघ को 22 सीटें मिली। और स्वतंत्रता पार्टी को कितनी मिली? स्वतंत्र पार्टी को मिली 8 सीटें। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी को इतनी ज्यादा सीटें क्यों मिली थी, क्योंकि ये भी कांग्रेस ओ भी तो कांग्रेस से ही निकला हुआ था ना, तो उसको इतनी सीटें क्यों नहीं मिली? तो इस वजह से अब यहाँ पे हम कारण समझने वाले हैं जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को इतनी ज्यादा सीटें मिली। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व, यानी कि
बेशक जिस टाइम पे इंदिरा गांधी चुनाव में आई थी उस टाइम पे उनको अनुभव नहीं था, लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा अनुभव हो गया था। उनका जो नेतृत्व था वो बहुत ही अच्छा था, लोगों को पसंद आया, आम जनता को पसंद आया, और इस वजह से उनको चुनाव में विजयी मिली। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी को चमत्कारी नेतृत्व, तो देखिए 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व था। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, महाराजाओं के प्रिवी पर्स को बंद कर दिया, देश के विकास के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई थी। इस वजह से 1971 में इंदिरा गांधी को चुनाव में जिताया गया। आगे समाजवादी नीतियां, यानी कि ये जो भी बात करती थी समाज को लेकर बात करती थी, समाज के हित के बारे में बात करती थी, सबको लेकर चलती थी। इस वजह से इंदिरा गांधी को और समर्थन मिला। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई समाजवादी नीतियां थी। उन्होंने प्रत्येक चुनाव में रैली में समाजवाद के विषय पर बढ़ चढ़ की बातें की, यानी कि जनता की बातें की। आगे गरीबी हटाओ का नारा, यहाँ पे अगर देखा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभाया गया गरीबी हटाओ का नारा, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। देखिए 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जीत का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण उनके द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा था, और इस नारे के बल पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अधिकांश गरीबों के वोट अपनी झोली में डाल दिए। और जहां श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, वहीं सिंडिकेट ने, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो गैर कांग्रेसी दल थे उन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, और जनता को इंदिरा हटाओ का नारा पसंद नहीं आया, यानी कि इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और इस तरीके से इंदिरा गांधी को ज्यादा ज्यादा समर्थन दिया गया था। आगे कांग्रेस दल पर श्रीमती इंदिरा गांधी का ज्यादा पकड़, यानी कि अगर ये भी बात किया जाए कि कांग्रेस में भी सारे लोगों को भरोसा था इंदिरा गांधी के ऊपर, और इस वजह से 1971 के चुनाव में उनकी विजयी होना निश्चित थी। तो देखिए 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी पूरी तरीके से पार्टी पर छा गई थी, और कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता अपनी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता था, यानी कि उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता था, उनकी बातों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। आगे कमजोर विपक्षी दल, यानी कि कहा जाए तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के सामने जो विपक्षी दल थी वो कमजोर थी। ठीक है, तो 1970 के दशक में विपक्षी दल कमजोर थी, उनके पास कोई और सर्वसम्मत नेता नहीं था, और 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मतदाताओं की इच्छा को भांप लिया और उसी के अनुसार अपनी नीतियां कार्यक्रम उन्होंने बनाया, और इस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतनी बड़ी चुनावी सफलता प्राप्त की थी 1971 में। समझ में आ गई इतनी चीजें। अब हम यहाँ पे समझते हैं ग्रैंड अलायंस क्या है। तो यहाँ पे समझिए 1971 का जो चुनाव हुआ था, वो उस चुनाव में ग्रैंड अलायंस बनाया गया था। इन्होंने सोच लिया था, सारे लोगों ने मिलकर सोच लिया था कि देखो इंदिरा गांधी को हराना इतना आसान बात नहीं है, तो इनको हराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक साथ आना है, तभी तो इंदिरा गांधी हारेंगी। तो इस वजह से क्या किया गया, सबको एक साथ मिलाया गया। ठीक है, और इस तरीके से ग्रैंड अलायंस बनाएगी, लेकिन आगे चल के इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा सफलता मिली, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 352 सीटें मिली थी इंदिरा गांधी को। ठीक है, तो देखिए ग्रैंड अलायंस 1971 के चुनाव से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने के लिए विरोधी दलों ने गठबंधन किया था, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। इस ग्रैंड अलायंस में भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, एसएनपी जैसे विरोधी दल शामिल थे, और इन दलों ने मिलकर इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। लेकिन 1971 के चुनाव में ग्रैंड अलायंस को चुनाव में निराश हाथ लगे थे, यानी कि इन सबको मिलाकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इंदिरा गांधी को सफलता मिली थी। आगे भारत में विरोधी दलों की भूमिका, यानी कि अब हम ये समझते हैं कि भारत में आखिर विरोधी दल का होना क्यों जरूरी है। ठीक है, चीन में एक ही पार्टी है, लेकिन भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो क्या बहुत सारी पार्टियां होना जरूरी है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए भारत में विरोधी दल का होने का एक भूमिका है, क्या है, विरोधी दल का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना है। जैसे देखते हो ना, कोई भी सरकार नोटबंदी कर दिया, ऐसे कैसे करते हैं नोटबंदी, हमारी चीजों की परवाह नहीं है, जनता की परवाह नहीं है, तो ये कौन उजागर करेगा, विरोधी दल तो ही करेगी। आगे
भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण विरोधी दल वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहती है, यानी कि हमेशा तैयार रहती है कि जहां कहीं भी सरकार ने गलती की, जनता उनको हटाएगी और जिताएगी किसको? विपक्षी दल को जिताएगी। इस वजह से विपक्षी दल होती है। आगे, विरोधी दल सरकार की आलोचना करके सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है। अगर सरकार ने गलत काम किया तो उस चीज का विरोध करती है और खुद आ जाती है सत्ता में। आगे, जैसे आपने देखा भाजपा से पहले कौन था? कांग्रेस पसंद नहीं आई तो कांग्रेस को हटा दिया, किसको आ गया? भाजपा। अब भाजपा भी अच्छा काम नहीं करेगी तो कोई और पार्टी आएगी। आगे, विरोधी दलों की वजह से लोकतंत्र की सुरक्षा होती है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र की सुरक्षा तो होगी। आगे, विरोधी दलों की वजह से ही जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। जाहिर सी बात है, ये विरोधी दल ही तो बताते हैं जागो, सबको एकजुट करके रखते हैं कि देखिए सरकार आपके खिलाफ जा रही है, सरकार ने जो किया गलत किया है, हम सबको मिलकर साथ लड़ना चाहिए, आप हमें समर्थन दीजिए, हम इस विरोधी दल को हटाएंगे। ऐसी बातें होती है ना, तो ये चीजें निष्कर्ष समझते हैं। निस्संदेह विरोधी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विरोधी दल लोकतंत्र की रक्षा करती है, साथ ही साथ सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकती है तथा नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तो इस तरीके से विरोधी दल होना जरूरी है। बाकी आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। ये था आपका पार्ट 2। सारा चीज कवर अप करने की मैंने कोशिश की है और बाकी वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।